Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Solving a Biological Problem. The contents of today's lecture are theory, law or principle, and data organization. Learning objective. By the end of lesson, you will be able to explain the theory, you will be able to know about the law or principle, and you will be also able to explain the data organization. Theory. The definition of theory is the hypothesis that stands the test of time, often tested and never rejected, are called theories. A theory is supported by a great deal of evidence. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि हाइपोथेसिस क्या होता है। अगर हम अपने लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें तो हमने डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस जो है इसको हम ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे बनाते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस को जब हम स्टेटमेंट की शेप देते हैं तो वो हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। और देन हाइपोथेसिस से फिर हम डिडक्शंस बनाते हैं, इफ देन लॉजिक को यूज करते हैं और फिर इसी हाइपोथेसिस पे जब हम टेस्टिंग करें और वो टेस्ट हमारे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हो, यानी हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था उसको सपोर्ट करें, तो फिर हम उस हाइपोथेसिस को थ्योरी कहते हैं। और जब एक थ्योरी बन जाती है तो उसको ग्रेट डील ऑफ एविडेंसेस के जरिए से सपोर्ट किया जाता है, यानी जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं उसके रिजल्ट उस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। When a hypothesis is given a repeated exposure to experimentation and is not falsified, it increases biologist confidence in hypothesis. तो जब हम hypothesis को repeated experimentations के जरिए यानी repeated उन पे experiments करवाते हैं और वो हमारा जो hypothesis है experiments की basis पे theory को सपोर्ट करें और वो फाल्सिफाई ना हो यानी वो रॉन्ग प्रूव ना हो, तो ये बायोलॉजिस्ट के कॉन्फिडेंस को उस हाइपोथेसिस को वो इंक्रीज करता है। Such well supported hypotheses may be used as the basis for formulating further hypotheses which are again proved by experimental results. तो इस तरह के जो हाइपोथेसिस होते हैं ये एक्चुअली बेस बनते हैं ताकि न्यू हाइपोथेसिस को फार्मूलेट किया जा सके, उनको बनाया जा सके, और इसी तरह जब न्यू हाइपोथेसिस बनते हैं तो दोबारा से उन पे फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन होती है। जो हाइपोथेसिस बना है उसको एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के जरिए सपोर्ट करें तो फिर वो न्यू हाइपोथेसिस और देन थ्योरीज उससे। थ्योरी की हम एग्जांपल देखें तो वो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो कि चार्ल्स डार्विन ने दी थी। देन सेकंड है लॉ और प्रिंसिपल। प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। Many biologists take it as a challenge and exert greater efforts to disprove the theory. तो बच्चों प्रोडक्टिव का वर्ड प्रोड्यूस से निकला है जिसका मतलब होता है पैदा करना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिव थ्योरी का वर्ड है इसका मतलब ये है कि एक जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है वो तजवीज़ करती है यानी सजेस्ट करती है न्यू हाइपोथेसिस को, और जब न्यू हाइपोथेसिस बनते हैं तो फिर उस पे टेस्टिंग होती है और बहुत से बायोलॉजिस्ट उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और फिर उस पे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ताकि वो इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर सकें। इफ अ थ्योरी सर्वाइव सच अ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट बिकम्स लॉ और प्रिंसिपल। तो एक थ्योरी लॉ में किस तरह कन्वर्ट होती है कि जब थ्योरी पे कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट किए जाएं और उन कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट होंगे वो फॉल्सिफाई ना हो तो वो थ्योरी एक लॉ और प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डेफिनेशन हम लॉ की देखें या प्रिंसिपल की, तो अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर एंड इट इज एन इनरिफ्यूटेबल थ्योरी। तो एक जो साइंटिफिक लॉ होता है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, एंड इट इज एन इनरिफ्यूटेबल थ्योरी, और इसी तरह कोई भी शख्स उससे इनकार नहीं कर सकता। और लॉ और प्रिंसिपल की एग्जांपल में हम देखें तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि हमारी बुक में एग्जांपल्स के तौर पे लॉ और प्रिंसिपल की दिए गए हैं। समराइज चार्ट दिया गया है बायोलॉजिकल मेथड का, यानी वो स्टेप्स को दोबारा से समराइज किया गया है जिनको हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में स्टडी किया। एक बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए किन किन बायोलॉजिकल स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, देन
ऑब्जर्वेशंस होती हैं अपनी सेंसेस की बेसिस पे, और उन ऑब्जर्वेशंस को फिर हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म देते हैं, और वो स्टेटमेंट हमारा क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। और हाइपोथेसिस से देन हम डिडक्शंस बनाते हैं, यानी इफ देन लॉजिक को यूज करते हुए डिडक्शंस बनती हैं, और डिडक्शन से फिर एक्सपेरिमेंट्स की तरफ हम जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से फिर रिजल्ट्स बनते हैं, और एक्सपेरिमेंट से एक्चुअली हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और डाटा एनालिसिस करते हैं। तो अगर जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो हमारा एक्सेप्ट हो जाए तो वो फिर थ्योरी कहलाएगा, और अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर से हम दोबारा से उसी बायोलॉजिकल इशू को या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को दोबारा से एक नए हाइपोथेसिस के जरिए से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और फिर अगर वही थ्योरी जो है उस पर फर्दर टेस्टिंग की जाए और उस टेस्टिंग के जरिए से वो उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना पर उसको एक्सप्लेन किया जाए तो वो लॉ और प्रिंसिपल कहलाएगा। देन Data can be defined as the information such as names, dates or values made from observations and experimentations. तो डेटा क्या है? डेटा हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कह सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन नेम्स हो सकते हैं, डेट्स हो सकती हैं, वैल्यूज हो सकते हैं, जो कि हम अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे करते हैं। फिर हम इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को, यानी हमने जो डेटा को कलेक्ट किया था उस पे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो ये थी डाटा की डेफिनेशन। देन हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मेथड का स्टेप है। इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, scientists collect and organize data. Data is organized in different formats like graphics, tables, flowcharts, maps and diagrams. तो बायोलॉजिकल मेथड को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये जो डाटा है ये डिफरेंट वेज या डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम इसको कलेक्ट करते हैं। वो फॉर्मेट्स ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, टेबल्स भी, फ्लो चार्ट्स, मैप्स या डायग्राम्स की शेप में हम उनको कलेक्ट करते हैं या हम उनको इस फॉर्मेट में रखते हैं। आज के जो लेक्चर को हम समराइज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थ्योरी पढ़ा, देन लॉ और प्रिंसिपल, एंड देन लास्ट पे डाटा ऑर्गेनाइजेशन को हमने स्टडी किया। तो वो हाइपोथेसिस जिस पे हम टेस्टिंग करते हैं, तो अगर तो हमारे जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो हमारे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर जो है हाइपोथेसिस थ्योरी में कन्वर्ट होता है। अगर जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो हमारे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो हम एक दोबारा से न्यूली जो है हम अपनी ऑब्जर्वेशंस और फिर हाइपोथेसिस को बनाते हैं। फिर इसी तरह सेकंड हमने लॉ और प्रिंसिपल को देखा कि लॉ और प्रिंसिपल क्या है, कि कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है और इनरिफ्यूटेबल थ्योरी है। और लास्ट पे हमने डाटा ऑर्गेनाइजेशन को देखा कि डाटा क्या है, कि वो इंफॉर्मेशन अबाउट नेम्स, डेट्स और वैल्यूज। और लास्ट पे हमने डाटा ऑर्गेनाइजेशन को देखा कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मेथड का स्टेप है। इसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और यही डाटा को फिर स्टोर किया जाता है इन डिफरेंट वेज लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स, चार्ट्स और डायग्राम्स की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। देन नाउ वी मूव टुवर्ड आवर असाइनमेंट ऑफ टॉपिक। तो ये एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों ने बच्चों खुद से सॉल्व करने हैं। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड Option A theory, B option hypothesis, C law and D observations. A dash is supported by a great deal of evidence. First option law or principle, B theory, C hypothesis, D both B and C. The third is it is an irrefutable theory. A option law, B theory, C both A and B and D none of these. तो students ये था आज का हमारा lecture. Hopefully you can easily understand